हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकैम सीरीज़। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप कि आपने उसका आंसर जान लिया होगा। चलिए जानते हैं उसका आंसर। पहले क्वेश्चन क्या था वो मैं रिपीट कर देता हूँ कि लेड पेंसिल में परसेंट ऑफ लेड यानी कि पीवी की परसेंट क्या होती है। लेड पेंसिल में 0% लेड यानी कि पीवी होता है, यानी कि लेड होता ही नहीं है क्योंकि ग्रेफाइट का बना होता है। बता दें आपको, जो पेंसिल का सिक्का होता है जिससे हम लिखते हैं उसमें लेड 0% यानी कि होता ही नहीं है क्योंकि ये ग्रेफाइट से बना होता है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए कम टू द पॉइंट। आज का टॉपिक है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना एमिकैम का नया वीडियो जिसमें आप पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं जिससे कि आपको आगे के टॉपिक्स इजीली क्लियर हो सकें। चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा? थोड़ा तो आप जान चुके हैं, लास्ट वीडियोज़ में समझाया था आपको कि सनलाइट अगर पास हो रही है किसी प्रिज्म से तो वो प्रिज्म उस लाइट को चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा 7 डिफरेंट कलर्स में, जैसे हम कहते हैं विवग्योर। ओके, तो आप जानते ही हैं, सपोज कि हमने कोई भी लाइट सोर्स से लाइट को पास किया, चाहे वो सनलाइट है या कोई और लाइट है, वो लाइट पास हो रही है इस प्रिज्म से, तो इस प्रिज्म ने क्या करना है, इस लाइट को 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो कि कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, विवग्योर फॉर्म में इस टाइप से जो भी कलर का सेपरेशन होता है, इसी प्रोसेस को स्पेक्ट्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रा कहते हैं। ब्रेकिंग और डिफ्यूजन ऑफ द वाइट लाइट विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म into 7 different colors, this process is called spectra and this phenomenon is called spectra. अब आती है बात कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होगा वो डिपेंड करता है एटम के नेचर पर। चलिए बात करते हैं उसी की कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। क्योंकि लाइट कर रही है इसलिए इसको सिंपल स्पेक्ट्रा कहेंगे। लाइट को अगर हम पास करेंगे इससे तो सिंपल स्पेक्ट्रा कहेंगे। अगर यही केस होता है एटम के केस में तो ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा। सेकंड होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कैसे होता है समझिए इसको थोड़ा। इमिशन स्पेक्ट्रा कैसे होगा, जब किसी एटम या एलिमेंट को हमने किसी एलिमेंट या एटम को हीट किया, क्या किया हमने, इसको हीट किया, तो हीट करने पर क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करने पर क्या होगा, ये हीट होगा, और हीट होने के बाद ये बर्न भी हो सकता है और अपनी एनर्जी को ये लूज भी कर सकता है डिफरेंट कलर्स में। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी है, पास आउट करेंगे एक स्लिट से, और स्लिट से क्या होगा, ये लाइट एक स्ट्रेट लाइन में पास आउट होगी और फिर पास करेंगे इसको एक प्रिज्म की हेल्प से। तो यहाँ पर वही होगा जो हमने पहले देखा था, 7 कलर्स में ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कि एलिमेंट क्या है। जरूरी नहीं है कि फिर 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जरूरी नहीं है कि फिर से ये 7 कलर में ब्रेक होगा, क्योंकि लाइट में वाइट कलर होता है
वाइट कलर की लाइट ही प्रिज्म की हेल्प से 7 कलर में डिवाइड होती है। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि एटम का टाइप क्या है, और एटम के टाइप पर डिपेंड करते हुए वो कलर यहाँ पर डिफरेंट कलर आएंगे, जो कि आवश्यक नहीं है कि विवग्योर ही आए। हो सकता है ये येलो कलर के पैचेस में आए, हो सकता है ये ऑरेंज कलर के पैचेस में आए। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर हो सकता है। ओके, इस टाइप के स्पेक्ट्रा को इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट को हीट करने पर जो लाइट प्रोड्यूस हुई ये उसने शो किया है प्रिज्म में से पास होकर। यही बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। तो यहाँ पर एक लाइट सोर्स लेते हैं, और लाइट सोर्स से लाइट जब प्रोड्यूस होगी तो वो पास करते हैं हम किसी सब्सटेंस के थ्रू, और जब ये लाइट पास होकर आगे बढ़ती है और प्रिज्म से पास होती है, किसी प्रिज्म से पास होती है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कलर के प्लेस पर डार्क लाइंस आती हैं। डार्क लाइंस आती हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ही इस टाइप से थी कि वो डिफरेंट टाइप के कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और वहां पर डार्क लाइन रिलीज कर रहा है। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि सब्सटेंस ने उस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और एट लास्ट वहीं डार्क लाइंस रह गई। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर और डिफरेंस क्या है। यहाँ पर सब्सटेंस ने कलर रिलीज किए, जबकि यहाँ पर सब्सटेंस ने कलर को एब्जॉर्ब किया। यहाँ पर कलर्ड स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड होगा, यहाँ पर डार्क स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड होगा। इसमें कलर्ड लाइंस बनी होंगी, जबकि इसमें लाइंस डार्क होंगी। ये इसमें डिफरेंस है। इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी स्पेक्ट्रा किसी भी एटम के लिए फिंगरप्रिंट होता है। स्पेक्ट्रा क्या होता है? फिंगरप्रिंट ऑफ एटम और एलिमेंट। किसी भी एटम या एलिमेंट के लिए स्पेक्ट्रा उसका फिंगरप्रिंट होता है, क्योंकि प्रत्येक एटम या एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का एटम या प्रत्येक एलिमेंट डिफरेंट टाइप का स्पेक्ट्रा ही शो करता है। जिस टाइप से हमारी अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, किसी भी दो इंसान के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, मैच नहीं करते, उसी टाइप से किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा भी मैच नहीं करता। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा फिनोमिनन इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पर थोड़ा पीछे जाएंगे, जहाँ हमने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हमने आपको पढ़ाई थी 5 स्पेक्ट्रा, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज की फॉर्म में। तो इन सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 3 टाइप्स के स्पेक्ट्रम को शो करता है। वो देखते हैं, फर्स्ट सीरीज लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फुंड सीरीज। इस सीरीज में जो रीजन होता है ये होता है यूवी रीजन में, ये विजिबल रीजन में, और लास्ट के 3 जो सीरीज होती हैं वो इंफ्रारेड रीजन में वेरी करती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद कर सकते हैं बाय द पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम एंड कंपटीशन। कंपटीशन के और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये नोट जरूर करना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो लास्ट वीडियोज़ में हम कवर नहीं कर पाए थे,
हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको बोहर मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया था या फिर उसकी डिमेरिट्स को दूर करने के लिए दिया गया था, आज वो टॉपिक लेते हैं। और इस टॉपिक के बाद हमारा शुरू हो जाएगा एटम के बारे में जानकारी, एटम की ऑर्बिट, एटम के ऑर्बिटल्स के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहा इन्होंने? पहले तो इसका जो फार्मूला है बस समझ लीजिए, उसी से सारा जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को अगर हम सिंपल मूव करा रहे हैं एक सर्किल में, जैसे कि कोई एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उसमें उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के साथ साथ उसकी वेलोसिटी को हम सेम टाइम पर एग्जैक्टली मीज़र नहीं कर सकते। क्या कहा है इन्होंने? इट इज़ इम्पॉसिबल टू मीज़र पोजीशन एंड द मोमेंटम या वेलोसिटी। पोजीशन एंड द मोमेंटम और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्लियर हो गया होगा आपको? किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसके मूवमेंट के समय में उसकी मोमेंटम या वेलोसिटी के साथ साथ उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। यहां पर डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इक्वल टू uncertainty in position and delta p is equals to uncertainty in momentum or velocity, because delta p is equals to m into delta v। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी। चलिए समझते हैं इसको एक और एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए कि रेसिंग ट्रैक पर कारों की रेस हो रही है। रेसिंग ट्रैक पर कारों की रेस हो रही है और यहाँ से बहुत तेज स्पीड से कार जाएगी। आप इसके सपोज कीजिए कि आप एक सेंटर में खड़े हैं, ये सर्कुलर पाथ है, ये पाथ जो है वो सर्कुलर है, इसमें कार मूवमेंट करेंगी। तो जैसे कि क्लियर है आपके लिए, आप उस सर्किल के सेंटर में खड़े हैं और कार मूव कर रही है। आप मान लीजिए केवल एक ही कार है जो कि बहुत तेज स्पीड से जा रही है। आपसे कहा गया कि उस कार की स्पीड को आपके लिए कोई हो सकता है कि स्पीडोमीटर दिया हो, उस कार की स्पीड को और उस ड्राइवर के चेहरे को भी आपको सेम टाइम पर मेजर करना है एग्जैक्टली। क्या ये पॉसिबल होगा? आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि आप सेम टाइम पर अपनी नज़रों को दो जगह पर गड़ाकर नहीं रख सकते। या तो आप स्पीडोमीटर देखेंगे कि उस कार की स्पीड क्या है, या फिर आपके सामने से जो कार जाएगी आप उस ड्राइवर का चेहरा देखेंगे। अब आप कहेंगे सर स्पीडोमीटर में तो स्पीड बाद में मालूम पड़ जाएगी, हम बाद में देख लेंगे, हम चेहरा देख लेंगे पहले, वो चीज़ अलग है। लेकिन बात ये कही जा रही है कि आप सेम टाइम पर अपनी नेक्ड आई से स्पीडोमीटर को नहीं देख सकते और ना ही उस चेहरे को एक बार में वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ का कहने का मतलब यही है कि सेम टाइम पर एग्जैक्टली पोजीशन ना तो किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम काउंट कर सकते हैं और ना ही किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के सेम टाइम पर मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही है हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब करते हैं इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है,
Calculate the uncertainty in the position of the electron if uncertainty in its velocity is 5.7 10 to the power 5 meter per second. Given है h equals to 6.6 10 to the power minus 34 joule second and mass of electron is equals to 9.1 10 to the power minus 31 किलोग्राम। समझते हैं एक बार इसको हिंदी में। उन्होंने कहा है यदि किसी इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता, क्या होता है? अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता किसी इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। क्या कहा है इसने? किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए यदि उसकी वेलोसिटी की अनिश्चितता 5.7 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड है, जिसमें उसने प्लैंक कांस्टेंट दिया है और साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले बताया था आपको, वही अपनी लैंग्वेज में इसको लिखेंगे। क्या दिया है इन्होंने? डेल्टा V इक्वल्स टू 5.7 10 टू द पावर 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। H गिवन है 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ओके, फार्मूला क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v, बताया था आपको कि डेल्टा p किसके इक्वल होता है? m इंटू डेल्टा v के, इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। क्या कैलकुलेट करना है हमें? डेल्टा x, इसको यहाँ ले जाएंगे तो डेल्टा x इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा v। पुट करेंगे h की वैल्यू को 4 इंटू 3.14 10 टू द पावर इंटू 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 एंड v की वैल्यू को पुट करेंगे 5.7 10 टू द पावर 5। ओके, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसका आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। फ्रेंड्स, बता दें आपको कि जो आपको मैंने न्यूमेरिकल्स अभी कराया है, इस न्यूमेरिकल के बेस पर ही सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग पर डिपेंड। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ओके, तो रोज़ की तरह आज का एक नया क्वेश्चन जो कि आपको थोड़ा इंटरेस्टेड बना दे आपके बाकी के आवर्स को। आज का क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में किस अल्फाबेट को यूज नहीं किया गया है? ये आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल को और उसमें देखेंगे कि किस अल्फाबेट को यूज नहीं किया गया है। पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में दी हुई है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो, वहाँ एक आवर्त सारणी दी हुई है। उस आवर्त सारणी में देखकर बताइए कि पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं किया गया है, जबकि सारे अल्फ़ाबेट यूज किए गए होंगे। कोई एक A to Z ऐसा वर्ड होगा अल्फ़ाबेट में जिसको यूज नहीं किया गया है, आपको वो बताना है। इसका आंसर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और मेरे सभी नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।